हेलो स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर 14 के सेकंड पार्ट में जो हमने नेक्स्ट पॉइंट कवर करना है वो है असेसमेंट और मेजरमेंट ऑफ डैमेज। असेसमेंट और मेजर ऑफ डैमेज हमारा जो पॉइंट है वो हमारे राइट्स वाला जो हमने पॉइंट अभी कवर किया था, जिसमें हमने एग्रीड पार्टी के राइट्स की बात की थी, उसी से निकलता है। हमने उसमें कहा था कि अगर एक एग्रीड पार्टी का जो लॉस होता है तो वो लॉस वो डिफ़ॉल्टर से क्लेम कर सकती है वो डिफ़ॉल्टर से वसूल कर सकती है। लेकिन असेसमेंट या मेजरमेंट ऑफ डैमेज होता कैसे है, उसके रूल्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट हमने इसमें कवर करने हैं। हम उसी एग्जांपल को या एक और एग्जांपल को यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे आप इस कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। एक्स ने ऑर्डर प्लेस किया वाई को, जिसमें ये तय हुआ कि वाई उसे 10 लाख का माल एक पर्टिकुलर डेट को डिलीवर करेगा और उस दिन एक्स उसके सारे पैसे दे देगा, सारी अमाउंट उसको वो पे कर देगा। ड्यू डेट पर वाई ने वो सामान देने से उसे मना कर दिया। एक्स को वो सामान इमरजेंसी में आगे डिलीवर करने के लिए मार्केट से ख़रीदना पड़ा इमीडिएटली, और उसे वो मिला 10,25,000 में, 10,25,000 रुपीज़ में। यहाँ अब जो ये 25,000 रुपीज़ एक्स को एक्स्ट्रा पे करने पड़े, वो किसकी गलती की वजह से पे करने पड़े? वो वाई की गलती की वजह से पे करने पड़े। तो यहाँ पर ये जो डैमेज हुआ है वाई का, वो सारे का सारा वो एक्स से क्लेम कर सकता है, और उसे ये जो क्लेम करने का अधिकार मिल रहा है, क्योंकि वो 25,000 का लॉस जेन्युइन है, वो होना ही था, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा ऑर्डर कोई भी आसानी से आपको डिलीवर नहीं करेगा। तो जिसने किया है उसको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिले तभी उसने किया है। तो ये होती है असेसमेंट ऑफ डैमेज की जो बेसिक एक थीम। जब हम असेसमेंट ऑफ डैमेज की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एक एग्रीड पार्टी से हमें अगर यहाँ पर एक एग्रीड पार्टी के नाते होने के कारण हमें डिफ़ॉल्टर से अपना लॉस रिकवर करने का अधिकार मिलता है। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं जो बाकायदा लॉ में बताए गए हैं। वो आते हैं अंडर द हेडिंग रूल्स रिगार्डिंग डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेज, कि हम कितना डैमेज क्लेम कर सकते हैं। ये जब हम तय करेंगे, ये जब हम निर्धारित करेंगे, ये जब हम डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है कंपनसेशन फॉर नॉर्मल लॉस। हम नॉर्मल लॉस रिकवर कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस का मतलब कि वो सामान जो हमें 10 लाख का मिलना था, 10 लाख का नहीं मिला, वो 10,25,000 का, 10,25,000 रुपीज़ का मिला, उससे कम वो मिल ही नहीं सकता था। हमने सारे एफर्ट्स कर लिए तब भी वो हमें इतने में ही मिला। तो ये जो 25,000 रुपीज़ है, ये नॉर्मल लॉस है, ये हम रिकवर कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस का मतलब कि वो लॉस जो एक पार्टी अगर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी को होना है, उसको कम किया ही नहीं जा सकता, तो वो क्लेम करने का हमें अधिकार मिलता है। दूसरा जो यहाँ पर जो रूल है वो है नो कंपनसेशन फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट रीज़न। नो कंपनसेशन फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट रीज़न का मतलब कि ऑफ कोर्स यहाँ पर लॉस हुआ 25,000 रुपीज़ का, लेकिन सपोज़ यहाँ पर वाई ये कहे कि यहाँ पर जो एग्रीड पार्टी ये कहे कि ये सामान मुझे टाइम पर मिल जाता, फिर मैं उसको मार्केट में बेचता, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता, मेरा तो 10 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख का नुकसान हो गया, वो मुझे सारे का सारा पे किया जाए, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। आप नॉर्मल लॉस को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अपने लॉस की अमाउंट जो आपने कंपनसेट करनी है उसको मैक्सिमम लेवल पर ले जाने के लिए आप उसके साथ दूर के कारण, दूर की जो एक रीज़न है उनको जोड़ते जाएँ और फिर कहें कि मेरा भारी भरकम लॉस हो गया है, तो वो वसूल करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसको जब आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको एक केस मिलेगा दैट वाज बिटवीन हैडली वर्सेस बैक्सनडेल। उसमें ये पूरे का पूरा पॉइंट एक एग्जांपल के रूप में आप लोग यहाँ पर भी मेंशन कर सकेंगे। नेक्स्ट इसमें जो रूल आता है वो है नो कंपनसेशन। नेक्स्ट जो रूल आता है वो है एफर्ट्स टू यूज़ द रिसोर्सेज फॉर मिनिमाइजिंग द लॉस। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्टर ने गलती तो की है, आपका अधिकार है कि आप डैमेज क्लेम कर पाएँ, लेकिन आपका जो डैमेज है, आपकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस डैमेज को मिनिमम लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। वो सामान जो आपको 10 लाख वाला नहीं मिला, आप कोशिश करें कि मार्केट से आपको वो कितने में मिल सकता है। आप वहाँ पर उसे 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख में नहीं ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको जो कोशिश क्या करनी पड़ेगी कि वो सामान, क्योंकि आपने आगे देना है, तो कोशिश करें कि कितने में मिल सकता है वो 10 लाख वाला। 10,10,000 में मिल सकता है, 10,20,000 में मिल सकता है, या वो 10 लाख में ही मिल सकता है। यानी कि आप अपने एफर्ट्स
पूरे करेंगे अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए। अब उसका रूल, बेसिक रूल क्या होगा कि एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स करता है अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, वो सारे एफर्ट्स एक एग्रीड पार्टी से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो सारे एफर्ट्स करेगी, लेकिन फिर भी अगर लॉस हो गया तो वो लॉस कंपनसेट करने का अधिकार ऑफ कोर्स उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आता है कंपनसेशन वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड। कंपनसेशन वेयर पेनल्टी को बोला जाता है दंड, स्टिपुलेटेड का मतलब इंसर्ट किया गया है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करते समय दोनों पार्टी उसी समय कॉन्ट्रैक्ट में ये एक स्पेशल क्लॉज डाल देती हैं, स्पेशल कंडीशन डाल देती हैं कि दोनों में से अगर कोई भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा तो उसकी गलती किए जाने की दशा में वो दूसरी पार्टी को एक पेनल्टी पे करेगा। पेनल्टी की अमाउंट नॉर्मल लॉस के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है। जैसे 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो 1 लाख की पेनल्टी की क्लॉज डाल देते हैं कि दोनों में से कोई भी गलती करेगा, अगर खरीदने वाला ऑर्डर कैंसिल करेगा, बेचने वाला सामान नहीं देगा, तो वो दूसरी पार्टी को 1 लाख रुपए पेनल्टी पे करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पेनल्टी क्लॉज को स्टिपुलेट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया है, तो वहाँ पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो जो पार्टी भी गलती करेगी वो एग्रीड पार्टी को उतनी पेनल्टी, जैसे अगर वो 1 लाख की है तो उसे वो पे करनी ही करनी पड़ेगी। कोर्ट भी आमतौर पर पेनल्टी की अमाउंट को कम नहीं करता है। फिर इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है टाइप्स ऑफ डैमेजेस किस किस तरह के हो सकते हैं। उसमें जो पहली तरह का डैमेज इसमें आता है उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी और जनरल डैमेज। ऑर्डिनरी और जनरल डैमेज का मतलब कि दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस दिन वो पूरा होना था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, दूसरी पार्टी को लॉस हुआ, लेकिन वो नॉर्मल लॉस या ऑर्डिनरी लॉस कब कहलाएगा कि वो सामान 5,000 का था, 5,000 का सामान ड्यू डेट पर नहीं दिया गया, मार्केट से वो सामान 5,200 रुपये में यानी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करके मिल गया। तो ये जो लॉस हुआ 5,200 रुपये वो एक ऑर्डिनरी लॉस कहलाता है, या उसे हम जनरल डैमेज की कैटेगरी में कवर करते हैं कि वो लॉस जो होना ही होना है, जिसे कम किया ही नहीं जा सकता, उतना लॉस तो उस सिचुएशन में जस्टिफाइड था। फिर इसमें एक पॉइंट आता है वो होता है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां कॉन्ट्रैक्ट किया गया और कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमने जो दूसरी पार्टी थी जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको कुछ स्पेशल कंडीशन भी कन्वे कर दी थी। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ हमने कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया कि कंपनी हमें 20 लाख रुपये का माल भेजेगी और हमने डेट फिक्स कर दी से 15 जुलाई, और हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया 1 जुलाई को। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि हमने कंपनी को 20 लाख का ऑर्डर प्लेस कर दिया 1 जुलाई को, और कंपनी को ये कहा कि वो हमें 15 जुलाई तक ये सारा सामान दे दे, क्योंकि 20 जुलाई को हमारे शहर में एक ट्रेड फेयर लग रहा है, एक व्यापारिक मेला लग रहा है जहां हम ये सारा सामान बेचेंगे, और अगर कंपनी 15 जुलाई तक ये सामान आपको दे दे और तो कंपनी को आप कहते हैं कि अगर वो कंपनी आपको 15 जुलाई तक ये सामान दे सकती है तो वो हाँ करे, नहीं तो वो आपको मना कर दे। कंपनी इस केस में अगर आपको कहती है कि ठीक है हम आपको ये सामान 15 जुलाई तक दे देंगे, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है 20 लाख के सामान का, बट एट द सेम टाइम उसके साथ आपने एक स्पेशल कंडीशन जोड़ दी कि वो आपको एक डेडलाइन यानी कि 15 जुलाई तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो आपका एक स्पेशल लॉस होने की संभावना है। और वो सिचुएशन भी आपने उस कंपनी के सामने बिल्कुल क्लियर तरीके से रख दी। फिर यहाँ पर हम अगले पॉइंट को लेकर के आते हैं कि अगर इस सिचुएशन में कंपनी आपको वो सामान 15 जुलाई को डिलीवर नहीं करती है तो यहाँ आपका जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस तो है ही है, लेकिन यहाँ पर आपका स्पेशल लॉस भी हो सकता है कि अब इतने शॉर्ट नोटिस पर आप इतना बड़ा ऑर्डर किसी और कंपनी से नहीं उसको रिसीव कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो इस पूरे सामान को सपोज़ 20 लाख के सामान को बेच करके आप वहाँ पर आपको लगता था कि 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये 2 लाख रुपए स्पेशल डैमेज वाली कैटेगरी में आ जाएगा। आपको उस कंपनी के अगेंस्ट केस करके स्पेशल डैमेज क्लेम करने का भी अधिकार मिल जाएगा। लेकिन स्पेशल डैमेज क्लेम करने का अधिकार तभी मिलता है अगर दोनों पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट करते समय उससे जुड़ी हुई जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन थी एक दूसरे को स्पष्ट रूप से क्लियर तरीके से एक्सप्रेस कर दी हों, बता दी हों, कन्वे कर दी हों, नहीं तो वो स्पेशल डैमेज क्लेम करने का अधिकार हमें नहीं मिलेगा। थर्ड जो इसमें आता है वो है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पल से ये निकलता है शब्द एग्जाम्पलरी, या उसे विंडिक्टिव डैमेज बोला जाता है। एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज का मतलब होता है
कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हुआ तो उस सिचुएशन में जो पार्टी एग्रीड पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, उसको सोशल इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी गुडविल मार्केट में ख़राब हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में अब जो लॉस होता है वो गुडविल का लॉस होता है, नेम एंड फेम का लॉस होता है। और ऐसी सिचुएशन में उस लॉस को मॉनेटरी फॉर्म में मेज़र करना, उसको मुद्रा के रूप में मापना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ अगर वो मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट डिफ़ॉल्टर पक्ष पर जो डिफ़ॉल्टर पार्टी होती है उस पर अच्छा खासा फ़ाइन इम्पोज कर सकती है कि वो एग्रीड पार्टी को उतनी अमाउंट पे करे जो एक भारी भरकम अमाउंट है, ताकि वो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, दूसरे लोगों इस तरह की गलती फ्यूचर में करने के बारे में सोचे भी ना। हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सपोज़ दो फैमिलीज़ हैं और जो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उनके एक के लड़का है, दूसरे की लड़की है, उनमें मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और मैरिज की जो डेट थी उस डेट से एग्जैक्ट पहले लड़के वाले बिना किसी कारण से रिश्ता तोड़ देते हैं, बिना किसी जस्टिफाइड रीज़न के वो शादी करने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लड़की वाली फैमिली है उनको सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं होता है, जो सोशल एक सिस्टम है हमारा, उसमें जो उनकी एक सोशल ह्यूमिलेशंस होती है, वो जो उन्हें पीड़ा फील करनी पड़ती है, उसको मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में मापना पॉसिबल नहीं होता। तो वो मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट लड़के वालों पर एक अच्छा खासा फाइन इम्पोज कर सकता है, ताकि इस तरह की गलतियां लोग फ्यूचर में, दूसरे लोग भी फ्यूचर में करने की कोशिश ना करें। यहाँ हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक न्यूज़पेपर वाला है, वो एक बिजनेसमैन के खिलाफ एक ऐसी खबर छाप देता है जो अथेंटिक नहीं है, जिसका उसके पास कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था, उसके पास सबूत नहीं थे। उससे बिजनेसमैन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बिजनेसमैन अगर उस मामले को कोर्ट में लेकर के जाएगा तो कोर्ट उस न्यूज़पेपर वाले पर्सन पर, उनके एडिटर पर, उनके मालिक पर अच्छा खासा फाइन इम्पोज कर सकता है। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जिससे आप डेफेमेशन भी कहते हैं, मानहानि का दावा करना, वो एग्जाम्पलरी डैमेज में ही आते हैं। कोर्ट एक बहुत भारी भरकम अमाउंट दूसरी पार्टी को, एग्रीड पार्टी की फेवर में वो देने के लिए इसलिए कहता है ताकि फ्यूचर में इस तरह की गलतियां ना हो। आमतौर पर इस तरह का जो सिचुएशन होता है वो सोशल एग्रीमेंट के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में ज़्यादा होता है। फिर इसमें नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डैमेज में पॉइंट आता है उसे कहा जाता है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज का मतलब है दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, दूसरी पार्टी को लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस इतना बड़ा नहीं है कि हम वो पार्टी उसे रिकवर करने के बारे में सोचे। जहां लॉस की अमाउंट बहुत कम होती है, नाम मात्र होती है, लगभग ना के बराबर होती है, तो उस तरह के डैमेज को नॉमिनल डैमेज की कैटेगरी में मेंशन किया जाता है, कवर किया जाता है, बताया जाता है। फिर नेक्स्ट जो इसमें आता है लॉस का टाइप या डैमेज का टाइप, उसे कहा जाता है लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी का मतलब होता है, इसमें अब दो टर्म आ गई, एक है लिक्विडेटेड डैमेज और दूसरी है पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय दोनों की दोनों पार्टीज़ बैठ करके ये पहले से ही तय कर लेते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी गलती करेगा तो वो पहले से असेस कर लेते हैं, तो उस केस में दोनों में से कोई भी अगर गलती करेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कितना लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, वो उस लॉस को पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। वो एग्रीड पार्टी को कितना लॉस होगा उसको पहले से मेज़र कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हुआ, वो आपस में पहले से तय करते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हुआ तो दूसरी पार्टी को 50,000 का लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो 50,000 रुपये की अमाउंट है जो हमारा एक्चुअल लॉस हो सकता है, उसको अगर हम पहले से असेस कर लेते हैं, पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो उसे 50,000 रुपये वाली जो अमाउंट हमने प्रेडिक्ट की है उसे लिक्विडेटेड डैमेज कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हुआ तो अपने आप ही वो दूसरी पार्टी जिसने गलती की है वो दूसरी पार्टी को 50,000 रुपये जो लिक्विडेटेड डैमेज है वो पे कर देगी। लिक्विडेटेड डैमेज की अमाउंट को कोर्ट भी कम नहीं करता है, क्योंकि वो पहले से प्रेडिक्ट की गई एक जेन्युइन जस्टिफाइड अमाउंट होती है, जिसको दोनों पार्टीज़ ने अपनी मर्जी से पहले से
डिसाइड किया होता है। फिर इसमें टर्म होती है जो वो है पेनल्टी, जिसे हमने कहा दंड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते समय दोनों पार्टीज ये चाहती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में पूरा हो, दोनों में से कोई भी उसे पूरा ना करने के बारे में सोचे ही ना, तो वो अगर दोनों इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल कंडीशन डाल देते हैं, पेनल्टी की क्लॉज को इंसर्ट कर लेते हैं, स्टिपुलेट कर लेते हैं, और अगर दोनों में से कोई भी गलती करेगा तो वो दूसरी पार्टी को वो पेनल्टी की अमाउंट पे करेगा। पेनल्टी की अमाउंट लिक्विडेटी डैमेज के मुकाबले, एक्चुअल लॉस के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। दो कंपनीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 50 लाख का, ट्रांजैक्शन है 50 लाख का, और दोनों ने ये तय किया कि दोनों में से अगर कोई भी गलती करेगा तो वो दूसरी पार्टी को 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ पेनल्टी के रूप में पे करेगा। उसके पीछे उनका मोटिव यही होता है कि दोनों में से कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने के बारे में सोचे ही ना, वो हर हाल में उसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। और यहाँ अगर फिर भी गलती एक कंपनी कर बैठती है तो वो दूसरी कंपनी को कितनी अमाउंट पे करेगी, जो पेनल्टी की अमाउंट है, जो यहाँ पर 10 लाख रुपए की अमाउंट है। और पेनल्टी की अमाउंट हमेशा एक्चुअल लॉस, जिसको हम लिक्विडेटी डैमेज अभी बोल रहे थे, उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है। और अगर पेनल्टी की अमाउंट पे नहीं की जाती है और वो मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी आमतौर पर पेनल्टी की अमाउंट को कम नहीं करता है, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो पेनल्टी की अमाउंट को थोड़ा कम कर सकता है। लेकिन थोड़ा कम करने का मतलब ये नहीं होगा कि उसे वो लिक्विडेटी डैमेज के बराबर ले आएगा, तब भी वो लिक्विडेटी डैमेज के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा ही होगी। सपोज़ अगर हम यहाँ पर एक्चुअल लॉस की बात करें, वो था 1 लाख रुपए हुआ, लेकिन पेनल्टी है 10 लाख की। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट 10 लाख को 8 लाख कर सकता है, 9 लाख कर सकता है, 5 लाख कर सकता है, लेकिन वो उसे 1 लाख के लेवल पर लाने के बारे में कोर्ट भी ऑर्डर जारी नहीं करेगा। तो ये पॉइंट है जो आपका लिक्विडेटी डैमेज और पेनल्टी में आपको कवर करना है। फिर इसके बाद जो हमारे अलग अलग डैमेज हैं उसकी टाइप एक और आती है, वो उसमें आती है इंटरेस्ट एज डैमेज। इंटरेस्ट एज डैमेज का मतलब होता है कि अगर दो पार्टीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेन देन किया गया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ब्याज पर पैसा दिया, उसने इंटरेस्ट पर पैसा दिया 10 लाख रुपए 6 महीने के लिए से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पे किए गए। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू डेट पर दूसरी पार्टी उसे वो सारा पैसा, जितना प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस जो इसका इंटरेस्ट का अमाउंट था, वो कैलकुलेट करके वो पैसा वापस कर दिया जाना होता है। लेकिन अगर पैसा वापस करने की जो डेट होती है उस डेट को वो पैसा वापस नहीं किया जाता, तो जो पार्टी पैसा वापस करने में गलती करती है, तो जितनी डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट होता है, पैसा वापस होना था जून में, लेकिन वो पैसा वापस जा कर के हुआ सितंबर में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने लेट हो गया। 3 महीने का इंटरेस्ट उसे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्चुअल इंटरेस्ट प्लस डिलेड पीरियड के इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ेगा। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिलेड पीरियड का, वो क्या होगा, जो रेट उन्होंने पहले से तय किया था कि अगर देरी होगी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिलेड पीरियड पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर वो पेमेंट डिले होती है, देरी से की जाती है, तो डिलेड पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, या वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर उन्होंने पहले से कुछ तय कर लिया है तो हमें डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट पहले से तय की गई शर्तों के हिसाब से मिलेगा। अगर कुछ तय नहीं किया गया है देन ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। उन सर्कमस्टांसेस में जो भी बेस्ट पॉसिबल एक प्रैक्टिस चल रही होती है, उस प्रैक्टिस के हिसाब से हम दूसरी पार्टी से या उस दूसरी पार्टी को वो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। तो ये एक और टाइप है जो आपको डैमेज की कैटेगरी में मेंशन करनी है। तो इस चैप्टर को अगर हम कंक्लूड करें तो इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हमने कवर किए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो 2 टाइप्स होती हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमने इसमें कवर किए। फिर हमने इसमें कवर किया जो पॉइंट दैट वाज रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम राइट्स अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट कवर किया कि असेसमेंट ऑफ डैमेज का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ऑफ डैमेज के रूल्स क्या होते हैं। फिर इसमें हमने कवर किया टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो अलग अलग
किस किस सिचुएशंस होती हैं, डैमेज किस किस तरह का हो सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए और पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।